नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब आपका एक वोट बिहार को समृद्ध बनाएगा। कटिहार की रैली में पीएम मोदी की जंगल राज वालों को हराने की अपील। आरजेडी पर साधा निशाना, कहा लालू के पोस्टर क्यों नहीं लगा रही है आरजेडी। पीएम मोदी के कट्टे वाले बयान पर बिहार में सियासी घमासान। तेजस्वी ने कहा गुजरात में आईटी और बिहार में कट्टे की बात करते हैं पीएम। कांग्रेस ने पीएम के बयान को झूठ बताया। ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर महागठबंधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। कहा इंडी गठबंधन में तीन बंदर, पप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर बनी वनडे वर्ल्ड चैंपियन। देश भर में जश्न का माहौल। पीएम मोदी बोले ये गर्व का पल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में रहा उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। पीएसयू बैंक, मेटल, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में दिखा दबाव। सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में किया बदलाव। पूरे एजीआर के ब्याज और पेनल्टी पर सरकार को फैसला लेने का दिया अधिकार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। डिफेंस और फर्टिलाइजर कंपनियों के रूसी कंपनियों के साथ एमओयूज की संभावना। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान। अमेरिका भी जल्द करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटिहार की रैली में आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपके माता पिता ने एक वोट देकर जंगल राज से सुशासन राज लाया। अब आप लोग एक वोट डालकर बिहार को समृद्ध बनाएं। मेरी एक बात याद रखनी है, आपका एक वोट, आपका एक वोट बिहार को जंगल राज से सुशासन राज में लाया है। अब आपका एक वोट बिहार को समृद्ध बनाएगा। बिहार में कनपटी पर कट्टे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस को लेकर जो बयान दिया उस पर विपक्ष की ओर से पलटवार हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिसकी जैसी सोच वैसी भावना। गुजरात में पीएम मोदी आईटी की बात करते हैं और बिहार में कट्टे की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी के बयान को लेकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीज़ों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। आरा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनपटी पर कट्टे को लेकर क्या बयान दिया था, आइए आपको सुनाते हैं।
नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। बिहार 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान करेगा और इससे पहले चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। बिहार के दरभंगा पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर हमला बोला। योगी ने महागठबंधन को 3 बंदरों की जोड़ी बताया। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। योगी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने इसे हनुमान जी का अपमान बताया। हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो अपहरण, रंगदारी और खून मंत्रालय बनाए जाएंगे। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को एक अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए ताकि उन्हें दी जाने वाली ये गालियों का रिकॉर्ड रखा जा सके। मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। और बिहार चुनाव के साथ बिहार का पिछड़ापन और पलायन भी चर्चा में है। आवाज अड्डा में आज हम भी इसी पर करेंगे चर्चा। कैसे बदलेगा बिहार? जुड़िए जरूर शाम 7:57 पर। हमारे साथ है बेहद खास मेहमानों का पैनल। बिहार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अमृत लाल मीणा, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के संजय गोयनका, मिथिला स्टेक स्टार्टअप के फाउंडर अरविंद झा, जेएनयू में प्रोफेसर मणिंद्र नाथ ठाकुर और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स 40 पॉइंट चढ़ा है। निफ्टी ने 41 पॉइंट की बढ़त हासिल की है। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी रही है। बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो
हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, आज काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। बट एट द सेम टाइम अगर बात करें मिड कैप की और स्मॉल कैप की तो ये बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इसके बाद अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो ऑयल एंड गैस में एक अच्छा खासा रुझान बना हुआ था, लेकिन अगर बात करी जाए आईटी पैक की तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मामला है वो पस्त साइड पे दिखाई दिया। अब बात करते हैं डायरेक्टली कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का दिखाई दिया। देखिए श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे खबरों के लिहाज से काफी दमखम दिखा और 6.5% की तेजी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर नंबर्स के बाद अच्छा खासा रुझान, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड महिंद्रा की बात करी जाए तो नंबर्स से पहले की ये तेजी हमें दिखाई दी है। अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट की। देखिए मारुति सुजुकी, यहाँ पे अपडेट्स आए थे अक्टूबर की सेल्स के, उसके बाद ये रुझान देखने को मिला है। हालांकि अपडेट्स अच्छी साइड पे आए थे। आईटीसी में थोड़ा सा प्रेशर, टीसीएस में प्रेशर और लार्सन टूब्रो में भी हमें थोड़ा सा प्रेशर जो है निफ्टी के अंदर दिखाई दिया है। अगर बात करी जाए मिड कैप के बढ़ने वाले की, देखिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेके वापस से खबरें बनती हुई बाजार में नजर आई है, जिसके बाद इंडस स्टार में अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। एबी फैशन एंड रिटेल में अच्छी खासी तेजी। फिनिक्स मिल्स की अगर यहाँ पे बात करें तो नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी रोबस्ट साइड में है, जिसके बाद 4% का इजाफा और एल&टी फाइनेंस में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। पतंजलि फूड्स, नंबर आए थे, नंबर बेहद खराब आए थे, उसके बाद यहाँ पे 4% का दबाव देखने को मिला है। आईडीबीआई बैंक में प्रेशर, पेटीएम में प्रेशर और साथ ही साथ कोलगेट में भी प्रेशर जो है आज के सत्र में बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हफ्ते के पहले कारोबारी हम दिन देखें तो ज्यादा गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा, एक फ्लैट क्लोजिंग बाजार ने दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने पहले वाले आदेश में फेरबदल करते हुए पूरे एजीआर के ब्याज और पेनल्टी पर सरकार को फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। बाकी मामले की डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली याचिका में कंपनी ने जो उसको एडिशनल एजीआर लगाया गया था उसको माफ करने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने एक और याचिका दायर की और उसमें कहा कि उसको जो पूरा एजीआर है उसके ब्याज और पेनल्टी पर राहत मिले। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले की सुनवाई की और अपना लिखित आदेश पारित किया था। अपने लिखित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत को सिर्फ एडिशनल एजीआर तक ही सीमित रखा था। इसके बाद आज एक बार फिर जो वोडाफोन आइडिया के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि आप अपने पहले का आदेश मॉडिफाई कर लीजिए। तो जो सरकार है उसने भी वोडाफोन आइडिया की इस याचिका का समर्थन किया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को मॉडिफाई कर दिया और कहा कि अगर सरकार चाहे तो पूरे एजीआर के जो ड्यूज है उसकी ब्याज और पेनल्टी है उसके ऊपर राहत दे सकती है। तो ये पूरी तरह से एक पॉलिसी डोमेन है। अगर अब सरकार चाहे तो जो वोडाफोन आइडिया है उसको जो पूरे एजीआर जो कि करीबन 84,000 करोड़ रुपए और 9,500 करोड़ रुपए के आसपास बनता है उसके ऊपर सरकार जल्द ही कंपनी को राहत दे सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिफेंस और फर्टिलाइजर कंपनियों के रूस के साथ एमओयूज होने की संभावना है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, रूस के राष्ट्रपति का ये भारत दौरा सामरिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम साबित होने वाला है। ये वैसे तो आएंगे भारत रशिया एनुअल समिट के नाम पे और ये करीब 5 से 6 दिसंबर को आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे कारोबारी लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक डिफेंस सेक्टर के लिए और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कई सारे अहम करार या तो हो सकते हैं या फिर उन अहम करार की तरफ एक महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अब डिफेंस सेक्टर के लिए बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें खास तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। S-400 और S-500 के लिए करार हो सकता है, ये एजेंडे पर होने की संभावना है, इस पे चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण है वह 5th जनरेशन फाइटर जेट, वह S-57, इसके लिए भी करार हो सकता है। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि करार सिर्फ रशिया से S-57 खरीदने को लेकर नहीं होने की संभावना है, बल्कि भारत में ये बनाया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, इस पर भी करार होने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो HAL को हो सकता है कि इसमें एक बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिखे, या फिर कहे एक करार HAL के साथ हो सकता है, क्योंकि HAL जो है वो
57 फाइटर जेट बनाने के लिए भारत में सबसे उपयुक्त कंपनी है और शायद यही वजह है कि इस दौरे से पहले ही एचएएल ने एक ग्राउंड वर्क कह सकते हैं या फिर होमवर्क पहले से कर लिया है। हालांकि बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, बातचीत चल रही है। डिफेंस सेक्टर के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरा है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। दरअसल अब तक हम लोग कच्चा माल रॉ मटेरियल रूस से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब भारत की कई सारी फर्टिलाइजर कंपनियां चाहती हैं कि रूस में जाके वो प्लांट लगाएं और वहाँ पे जो अमोनिया का, नेचुरल गैस का, रॉ मटेरियल का बड़ा भंडार है उसका इस्तेमाल करके वहीं पे यूरिया का उत्पादन करें। इसके लिए सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई सारी सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों ने वहाँ की कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। एक दो निजी कंपनियां भी हैं जो वहाँ के फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी हैं और रूस के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे तो हो सकता है कि इस बातचीत के आधार पर एमओयू होता हुआ दिखे आपको। तो फर्टिलाइजर और डिफेंस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण बात और साथ ही साथ सामरिक लिहाज से भी रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। देश में लगातार बढ़ते घोस्ट एयरपोर्ट यानी ऐसे हवाई अड्डे जहां आज तक कोई उड़ान शुरू नहीं हुई है, सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। अब केंद्र सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए एयरलाइंस के साथ बैठक की है और उन्हें ऐसे एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने के निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, देश में ऐसे कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जहां या तो उड़ानें नहीं भरी जा रही हैं या जहां पर पैसेंजर नहीं है। करीब 1 दर्जन ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पे पिछले 1 साल में एक भी पैसेंजर ने उड़ान नहीं भरी है। आमतौर पे ऐसे एयरपोर्ट्स को घोस्ट एयरपोर्ट्स कहा जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों की ही माने तो करीब 22 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो नॉन ऑपरेशनल की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जहां किसी ना किसी कारण से उड़ान अगर शुरू भी हुई तो वो बंद हो गई या फिर उड़ान कभी शुरू ही नहीं हुई। कुल मिला के जो एक्सपर्ट्स की अगर माने तो करीब 30 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो या तो घोस्ट की कैटेगरी में आते हैं या फिर नॉन ऑपरेशनल की कैटेगरी में आते हैं और जहां से उड़ानों की जो शुरुआत है वो नहीं हो पा रही है। कुछ नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो रक्सौल, मुजफ्फरपुर, दीसा, वेल्लोर, वारंगल, या फिर उत्तर प्रदेश में देखें तो चित्रकूट, कुशीनगर, आजमगढ़, मुरादाबाद, ऐसे कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है लेकिन उड़ानें नहीं हैं। लेकिन अब सरकार ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको रिवाइव करने के लिए एक योजना बनाई है। पिछले सप्ताह एक बैठक हुई, तमाम जो एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें बुलाया गया, साथ ही एयरपोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। उनसे कहा गया कि वो इन एयरपोर्ट्स से उड़ान शुरू करने की व्यवस्था करें और सरकार उसके लिए इनकी पूरी मदद करेगी। अब फिलहाल सरकार जो है उड़ान के अगले चरण की जो है ड्राफ्टिंग कर रही है और इस बात की संभावना है कि वहाँ एक वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसी व्यवस्था इन एयरपोर्ट्स के लिए की जाएगी। लेकिन तब तक जो एयरलाइंस है उनसे सपोर्ट मांगा गया है इस तरह के एयरपोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए। इधर रेलवे ने पहली बार अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स को जगह दी है। अब स्टेशन परिसर में ही यात्री कैब बुक कर सकते हैं। इससे पैसेंजर्स को काफी सुविधा मिलेगी। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के मेन रेलवे स्टेशन कालूपुर में रोजाना 1.25 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। अब यहां उतरने वाले पैसेंजर तुरंत ऑटो, टैक्सी या बाइक बुक कर सकते हैं। ऊबर के साथ सर्विस देने वाला कालूपुर भारत का पहला स्टेशन बना है। तो बुकिंग के लिए बाहर तक जाना पड़ता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। वो कभी ओला का बुकिंग करते हैं तो नहीं आती है, उबेर की करते हैं तो भी वो नहीं आते हैं, तो रैपिडो में जाना पड़ता है। लेकिन आज हम पहली बार जहाँ आए बूथ के ऊपर और हमने इन्फॉर्म किया हमको गांधीनगर जाने का है, तो विदिन अ मिनट बुक हो गया हमारा और टैक्सी भी आ गया और रेट भी रीजनेबल है हमारा वो, तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड। पैसेंजर ऊबर के ऐप्स के जरिए ट्रेन में बैठे बैठे ऑनलाइन या स्टेशन पर आने के बाद हेल्प डेस्क से बुकिंग करा सकते हैं। नई सुविधा में स्टेशन के अंदर से ही टैक्सी मिल जाती है। सामान लेकर बाहर तक जाने का झंझट खत्म। अहमदाबाद स्टेशन के दौरे पर आए रेल मंत्री ने भारत के अन्य शहरों में ऐसी सुविधा शुरू करने का भरोसा भी दिया। सब जगह करीब करीब इस तरह का इंटीग्रेशन हो रहा है, मल्टी मॉडल। और आपका प्रश्न था गुजरात में 2 और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप कैपेसिटी सब जगह बढ़ा रहे हैं। स्टेशन से टैक्सी लेने में ज्यादा भाड़ा और बेवजह की देरी एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में अब कैब एग्रीगेटर्स की मौजूदगी एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। स्टेशन पर उतरने के बाद अपने घर तक पहुंचने के लिए अगर कोई सही व्हीकल न मिले तब परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में अहमदाबाद की तरह
अन्य शहरों में भी इस तरह की सेवाएं जल्द ही शुरू हो, ये सी पूरी संभावना है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।